आपके कोई सवाल हैं अदर देन के फर्म वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फर्म के अंदर इंटरव्यू टेस्ट और इस तरह की चीज़ों के ऊपर सर अजमल हाईलाइट कर रहे होंगे। अभी हम अपने सवाल जवाब ख़त्म करके ब्रेक की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर हम बिल्कुल मगरिब के जोन में दाखिल हो जाएं। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद सर आके ज्वाइन कर लेंगे, फिर वो सेशन कर रहे होंगे और मैं कहीं यहीं दरमियान बैठा हूँगा। जी क्यों, हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, ये सामने सजी रहे। जी बताइए। क्या कराची की फर्म्स में जाना चाहिए? क्या कराची की फर्म में जाना चाहिए? इसमें कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। कराची में ज़्यादा बच्चे होने चाहिए होते हैं। कराची में पोर्ट की वजह से इंडस्ट्री अभी भी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री पंजाब की तरफ मूव कर रही है, लेकिन कराची भी स्टिल फर्गूसन वाले वहाँ पे शायद 100 से ज़्यादा बच्चा इंडक्ट करें, KPMG वाले शायद 80 से ज़्यादा बच्चा इंडक्ट करें, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अच्छा, वहाँ कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। कैफ के बच्चे इधर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान क्या है? नुकसान है आपका पंजाबी होना। पता नहीं आपको अंदाज़ा है इस बात का या नहीं। वहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा बाइस्ड एटीट्यूड है। जैसे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, शिया सुन्नी डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहाँ होती है महाजिर और बाकी कौम। कराची का और कराची से वो मतलब पठानों को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो पंजाबियों को, और सारे ऐसे नहीं है, लेकिन वहाँ एक ओवरऑल बड़ा अजीब सा कल्चर है। तो जब यहाँ का कोई बंदा वहाँ होता है ना, तो उसको की सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होती है, उसको अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है, उसको चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। अगर आप उन चैलेंजेस से निकल आते हैं, अब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा था कि मेरा लहजा उर्दू था, और मुझे एक ऐसा ऐश था जो मुझे कभी भी नहीं पता था, वहाँ जाके पता लगा। मेरे दादा ने हिजरत की थी इंडिया से, तो चूंकि मेरे दादा ने हिजरत की है तो इसलिए वो मानते हैं कि मैं महाजर हूँ। मेरे फादर भी पाकिस्तान में पैदा हुए, मैं भी पाकिस्तान में, पंजाब में पैदा हुए, मैं पंजाबी हूँ। तो एक तो मुझे वो ऐश था कि वो इंडिया से हिजरत की उन्होंने, तो मैं महाजर का लेबल लग गया। दूसरा, उन्होंने इंडिया में लखनऊ से हिजरत की थी, तो मेरी उर्दू भी बेहतर थी। तो कराची जाके मैं थोड़ा सा भैया भैया सा ही लगता था उनको। उन्होंने कहा ये अपने जैसा है, इसको जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैंने ही देखा कि वहाँ चैलेंज थे, हमारे जो लोग भी दोस्त गए थे नहीं सेटल हो सके थे। अगर आप ये प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर लें तो यस आप सेटल हो सकते हैं। अच्छा, एक मशवरा उन सारे लोगों के लिए जो कराची या इस्लामाबाद में अप्लाई करना चाहता है ना, आपने अपनी उस उधर जो CV जमा कराएं और उधर जो एड्रेस लिखें वो उसी शहर का होना चाहिए, वरना उनको होगा ये अपने शहर का है और एवं शुगर मुगल करने यहाँ आया हुआ और बाद में ज्वाइनिंग दे भी देंगे तो ये आएगा नहीं। तो फिर आपने लोकल एड्रेस अपना वहीं का ही देना है जो जिस शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कराची में भी, और हिजरत करने में हर्ज भी कोई नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बच्चा अगर हॉस्टलाइड है ना, तो वो लाहौर में भी हॉस्टलाइड है, वो कराची में भी हॉस्टलाइड है। डिपेंड करता है आप लाहौर से कितना करीब है और कराची से कितना करीब है। कराची से ना फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट इफ़ यू बिलोंग टू भावलपुर, राजनपुर, तो फिर आपके लिए इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है। एक्सपोजर की बात होती है ना, वहाँ वो होने की वजह से, ट्रेड ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पोर्ट होने की वजह से जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, तो वहाँ ट्रेड ज़्यादा होने की वजह से, पोर्ट होने की वजह से वहाँ एक्सपोजर ज़्यादा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अगेन वो जो कराची में पिछले 10 साल गुजरे ना बड़े अजीब से, जिसमें दोबारा से स्नैचिंग और वो सारा काम शुरू हो गया है, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डाउन हो रही हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि वहाँ पे काम नहीं है। लाहौर और इस्लामाबाद की निस्बत आज भी कराची में ज़्यादा काम है। अभी भी फर्म में लड़कों की खपत कराची में सबसे ज़्यादा है। तो इफ़ यू कैन मूव टू कराची और हम उन प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकते हैं तो हर्ज कोई नहीं है ट्राई कर लेने में। लेकिन वही चक्कर है ना कि अगर आप बिग 4 के चक्कर में शहर शहर मारे मारे फिर रहे हैं और लाहौर की आप दरमियानी अप्रोच भी मिस कर रहे हैं और अल्टीमेटली पता लगा कि आपको 6 महीने में सिर्फ चक्कर लगे, तो फिर आप चकरा जाएंगे। तो वो जी ठीक है, ये जो आपको डाटा मिलेगा ना, इसमें एक ज्योग्राफिकल लिस्ट ऑफ फर्म है जिसमें हर शहर की फर्म्स का डाटा भी आईकैप का जो ओरिजिनल वेबसाइट पे पड़ा हुआ डाटा वो भी आपसे शेयर किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने इंडस्ट्री में कहा था। यहाँ मैं ये कह रहा था कि देयर कैन बी अ चांस, अगर आप बिग 4 से नीचे आते हैं तो फिर आप चूज करते हुए ये देखें कि कहाँ आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन और आपको पता लगा है कि इस फर्म के सीनियर कहते हैं यार यहाँ पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो फिर आपने जब बिग 4 नहीं है ना, तो फिर चूज करना इन पैरामीटर पे कि एनवायरनमेंट कैसा है और पढ़ने का टाइम मिल रहा है या नहीं। इंडस्ट्री में लाजमी टाइम ज़्यादा मिल जाता है।
पेपर्स में डाउट हो तो बंदे को अगला यानी जो एग्ज़ाम है वो उसी टाइम शुरू करने चाहिए नहीं करने चाहिए, या ये इंडक्शन का प्रोसेस है इसमें किस शिद्दत से यानी अप्लाई वगैरह करना चाहिए? नहीं, असल में अगले एग्ज़ाम से क्या मुराद है? यानी जो हमने एग्जाम के कैफ के पेपर दिए, देखिए आपने कैफ के पेपर दिए, एक भाई ने कहा अगर अनसर्टेनिटी हो फिर क्या करें कि पता नहीं क्या रिजल्ट आना है। आप अपने तौर पे रिजल्ट तक तो वैसे ही थोड़ी सी फर्म्स का प्रोसेस शुरू होगा ना, आप कम से कम उन थोड़ी में अप्लाई कर दें, रिजल्ट के बाद देख लें। लेकिन आप अगला रिजल्ट आने से पहले पढ़ाई शुरू कर दें, वो मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा थोड़ा सा किस्मत को भी मौका दें, हो सकता है मतलब कोई कुछ अच्छा लिखा हुआ हो। अगर डाउट शदीद है फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो नहीं होता, वो प्रोबेबल और पॉसिबल के दरमियान की जो बारीक सी लाइन है। जी उधर से भी जरा हुआ एंड वाले भाई, डाउट शदीद हो तो फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, फिर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिर सिर्फ क्लासेस स्टार्ट होने का इंतजार करना चाहिए और क्लासेस के स्टार्ट पे वही कसम खानी चाहिए जो हर दफ़ा खाते हैं, इस दफ़ा आग लगानी है। जी 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 जी, इन्होंने कहा इंडस्ट्री ज़्यादातर कराची में। जब आप इंडस्ट्री देखते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में कुछ लाहौर की हैं, कुछ कराची की हैं, कुछ इस्लामाबाद की हैं। फॉर एग्जांपल PTCL इस्लामाबाद बुलाती है, यूनिलीवर कराची बुलाती है। तो जाहिर है अगर आप लाहौर की प्रेफरेंस आपकी है तो फिर आप इंडस्ट्री भी सब में नहीं अप्लाई करेंगे, आप उसमें करेंगे जो आपको समझ आती है। लाहौर में SNGPL बहुत बड़ा सेटअप है, काफ़ी ट्रेनीज़ रखते हैं हर दफ़ा। जी इंडस्ट्री और फर्म आर्टिकल्स में इंटरनेशनल रिकग्निशन पे फ़र्क पड़ता है। देखिए आपके पास इंटरनेशनल रिकग्निशन नेम की नहीं है। अगर आप फर्म में होते तो वो फर्म बाहर जिस फर्म से रजिस्टर होती है आपके पास उसका नाम होता। अब वो नाम नहीं है, आपके पास एक जॉब है, तो जॉब में काउंट क्या होगा? आपका सेक्टर। आप सऊदीया जाके कहते हैं मेरे पास पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका एक्सपोजर है, वो फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, टैग काउंट नहीं होगा। इदारे का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका तजर्बा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। जी अगर बिग 4 और अदर में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है? वो डिपार्टमेंट अच्छा होता है जिसमें वो आपको डाल रहे होते हैं। सारी जिंदगी बंदा यही तरसता रहे ना कि मैं उस डिपार्टमेंट में होता तो मैं आग लगा देता। अगर ऑप्शन मिले तो लोग क्या करते हैं, ऑडिट में एक्सपोजर ज़्यादा होता है, छोटी छोटी असाइनमेंट होती हैं, आपको काफ़ी जगह का एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत होता है। कंसल्टिंग में बड़ी बड़ी असाइनमेंट होती है 6-6, 8-8 महीने की, नंबर ऑफ क्लाइंट कम हो जाते हैं और स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप वहाँ पर ज़रा ईजी भी ज़्यादा हो जाते हैं। टैक्स में आपको बहुत ही एक दिन के क्लाइंट भी मिल रहे होते हैं जिनकी टैक्स रिटर्न का करना होता है। कुछ बहुत चालाक किस्म के अच्छे बच्चे जिनको गेमें समझ आ जाती हैं, वो अपने आर्टिकल्स के दौरान ही थोड़े थोड़े से अपना वो कंसल्टेंसी देनी शुरू कर देते हैं और आर्टिकल्स के बाद वो कहते हैं यार भाड़ में की क्वालिफिकेशन, भाड़ में गया सब कुछ, वो अपनी टैक्स प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और कोई 2.5-3 लाख रुपये महीने का कमाने की कैपेसिटी 2-3 महीने में डेवलप कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है ना आपके अपने मिजाज पे, लेकिन अगर आपको फर्म कहीं भेज रही है तो आपने कुछ डेस्टिनी पे भी छोड़ना है। हम एक पाँव उठा सकते हैं, दोनों पाँव नहीं उठा सकते। अपनी एफर्ट कर लेनी है। कुछ चीज़ें भाई देखिए, मैं वो 8 महीने असाइनमेंट पे रोता रहता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जो मुझे काम मिला था मैंने वो दिल से किया, अल्लाह का शुक्र है उसकी बरकत आज तक मेरे पास है। तो वो जी वो टेस्ट किस तरह के होते हैं? जो आपको डाटा मिलेगा ना, इस डाटा में एक जो राइट वाला कॉलम है ना, वो बताएगा कि ये लोग टेस्ट लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं या दोनों। फिर वो टेस्ट की कैटेगरी भी बताएंगे कि टेस्ट ये आपके पेपर्स में से आता है। फॉर एग्जांपल फर्गूसन के टेस्ट में इंग्लिश आती है, कुछ और इस तरह से एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह आती है। अब वो हमने उसका एक मोटा मोटा वहाँ डिस्कस किया हुआ है। जब आपको वो चीज़ नज़र आती है फिर आप ग्रुप में आके पूछते हैं लोगों से, यार वो फर्गूसन में सर ने लिखा हुआ है ये एनालिटिकल रीजनिंग, ये क्या चीज़ है, इसकी तैयारी कैसे होती है? तो पता लगता है जी डोगर सन्स वालों की NTS की तैयारी वाली किताबें होती हैं। ठीक है, अब अगेन वही वाली बात है कि एक साहब ने कहा जी मैंने आपका गाइडेंस सेशन अच्छी तरह से देखा और हर चीज़ मैंने समझ ली, और फर्गूसन का अजीब सा टेस्ट आया, समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा अगर आपने सब कुछ समझ लिया तो हमने लिखा था टेस्ट किस तरह का होगा, आप कम से कम पूछते कि इस टेस्ट को आगे मैं किस तरह से तैयार करूँ। तो इसलिए इस सेशन में एक एक जो जुमला है वो बड़ा अहम है और आप लोगों के लिए उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो क्या सिलेबस रिवाइज करके जाएं? कुछ फर्म्स का ये पैटर्न होता है कि अचानक से आपसे कोई अजीबोगरीब से सवाल पूछ लेते हैं। अगर वो बहुत अजीबोगरीब हो तो पढ़ के भी नहीं आना,
और अगर आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंटली पढ़ा हुआ है, तो आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसको बता पाते हैं। फिर भी क्या होता है, हर सब्जेक्ट में ना कुछ काम की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट में जो मैप्स होते हैं, रिपोर्ट के मैप्स, किस तरह का पॉइंट हो तो किस किस्म की ओपिनियन दें, उस तरह का पॉइंट हो किस तरह की। IAS 1037 वगैरह के कुछ ऑब्वियस पॉइंट हैं, कुछ तो अंदर जाके बड़े टेढ़े से सवाल होते हैं ना, कुछ सामने सामने की डिस्कशन होती है, ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, इसको यूँ करना है, इसको यूँ करना है। तो कम से कम सामने सामने की वो वाली चीज़ रिवाइज अगर की हुई, और अगेन इंटरव्यू से पिछली रात रिवाइज करने का क्या फ़ायदा, आजकल फारिग हैं। एवं ही अपने सब्जेक्ट्स को एक आध दफ़ा देख लें। जब आप रट्टे की नीयत से नहीं देख रहे होंगे ना, पेपर के खौफ से नहीं देख रहे होंगे, तो इस दफ़ा मज़ा भी आएगा। उसमें ना बड़ी काम की मज़े की बातें होती हैं, तो उसको समझने की हद तक देख लें। कुछ नहीं कर सकते, रिवीजन क्लासेस इंटरनेट पे पड़ी होती हैं टीचर्स की। हमारी यही SBI में सारे सब्जेक्ट की सारी रिवीजन क्लासेस तकरीबन 100% सिलेबस की हुई थी, एक आध सब्जेक्ट को छोड़ के। आप उन सब की वीडियोज़ एक दफ़ा देख लें, कम से कम दिमाग में मोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे। जी जी, ERP डिपार्टमेंट क्या है? इसके अंदर मतलब फर्म में कुछ बच्चे होते हैं ये कह रहे हैं कुछ बच्चे ERP वाली फर्म को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। अब अगेन मैंने आपको बताया ना कि फर्म के हवाले से जो डिस्कशन है उसमें मेरे से ज़्यादा एक स्पेशलिस्ट बंदा भी मौजूद है। तो मतलब आप उनसे, और ख़ासतौर पे वो ERP से ही, वो मतलब फर्म इज़ नोन फॉर ERP, और मतलब इनका जो सोल्यूशन है SAP, और वो उसने बड़ी आतंक मचाई हुई है पाकिस्तान भर में। तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि सवालों को थोड़ा सा रेगुलेट रखते हैं, क्योंकि मुझे डर यही है कि फिर आप जो है ना नमाज का गुनाह मेरे सर पे डाल देंगे। जी, फर्स्ट अटेम्प्टर ने बोंगी ना मारी, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि वो कहे कि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्टर हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, और वो सिरे से कुछ नहीं देख के गया, और उन्हें बड़ा ऑब्वियस सा सवाल पूछा, और ये हाई कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ और इंतहाई कॉन्फिडेंस में उसका गलत जवाब दे दे। हालांकि अगर 5-6 दिन पहले थोड़ी सी किताब की शक्ल देख लेता तो शायद बात जहन में रह जाती। दूसरा, अपनी ड्रेसिंग पे काम ना करे, अपने एटीट्यूड पे काम ना करे। जैसे मैंने कहा, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर बच्चा नमाज की टोपी पहन के टखने तक शलवार चढ़ा के फर्म में जाएगा और हर दूसरी बात पे कहेगा कि दुनिया अर्जी है, तो ये एक परेशानी वाली बात है उनके लिए। उस बच्चे ने अपनी तरफ से जो किया बिल्कुल शायद सही किया हो, लेकिन मतलब देखिए कुछ मजबूरियाँ हैं, या तो हम इस निज़ाम से बिल्कुल आज़ाद हो जाए, हम कहें पाकिस्तान काफराना निज़ाम है, हमने तो रहना ही नहीं, जहाँ पे भी चले जाएँ इस्लामी निज़ाम तो कहीं है नहीं, झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, हमने दामन बचाना है जितना बचा सके, लेकिन आप भाग नहीं सकते उससे, कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बचाने की। तो वही वाली बात है कि अपने प्रेजेंटेशन पे जो पीपी, असली वाले पीपी की मैं बात क्यों करता हूँ, इसलिए कि फिर उसमें हम लोगों को स्टेज का फियर ख़त्म करवाते हैं। वो आते हैं, तकरीर करते हैं, हम उनको मुख्तलिफ सिचुएशंस देते हैं कि जी ये सिचुएशन है, ये मामला बताओ, आप बोलोगे किस तरह से। एक वो बता दिया, 3 बंदों को मेज़ पे बिठा दिया कुर्सी पे, एक को कह दिया जी आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, आप चाह रहे हो प्रोडक्शन अब और हो ही ना, आपके लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, आप क्वालिटी के मैनेजर, आप कहते हो जो क्वालिटी ख़राब ना हो, और मार्केटिंग वाला कह रहा है हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल चाहिए। इन तीनों बंदों की डिबेट होनी है और मार्केटिंग वाले ने दोनों को कन्विंस करना है। अब वो लगा हुआ है, लड़ रहे हैं, आपस में बहस हो रही है। ये जो बच्चे सीख रहे हैं ना, तो ये सॉफ्ट स्किल है, और 70 घंटे तक आप ये सीख रहे हैं। 70 घंटे तक किसी ने इस तरह की चीज़ें की हैं और सामने ऑब्जर्व की हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर हो जाता है। तो ICAP बड़े अच्छे कोर्सेज को बड़ी अच्छी जगह पे लाके उसने प्लेस किया है। ये दोनों स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, तो ये वाली स्किल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मॉडरेट लेवल का कॉन्फिडेंस। एक आध दफ़ा चीज़ें रिवाइज हुई हुई हों। अब वही वाली बात है कि मैं फिर उसी का जिक्र करूँगा कि एक साहब ने जो है वो फर्गूसन के टेस्ट से आके कहा कि सर वो फर्गूसन वालों को समझ नहीं है, इस टेस्ट से नहीं हो सकती असेसमेंट बच्चों की। मैं उन्हें कह के आया हूँ आपका टेस्ट का निज़ाम गलत है। ठीक है भाई, वो गलती पे हैं, वो 50 साल से गलतियाँ कर रहे हैं, तो छोड़ दो, मत जाओ उस फर्म की तरफ, और गए हो तो फिर ठीक है। अब वही वाली बात है ना कि बच्चा कॉन्फिडेंट इतना है, उसने कहा उनका निज़ाम ही गलत है, मैं तो उनके मैनेजर को समझा के आया हूँ। तो ये वो गलती हैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स वाले, जो कम अटेम्प्ट्स वाले हैं ना, वो कुछ दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो अपनी गलती नहीं मानते। जिसको आदत हो गई होती है ना थोड़ा बहुत फेल होने की, वो हल्की सी गलती पे भी कहते हैं मेरा ही मसला होगा, कोई मेरी गलती हुई नहीं है। और फर्स्ट अटेम्प्टर कॉन्फिडेंट इतना होता है, उसको होता है नहीं भाई मैं तो हमेशा सच पे हूँ, मैं तो हमेशा सही बात कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट अटेम्प्टर्स ये गलतियाँ कर जाते हैं। एक फ्रेशर की सीवी में, आप लोगों की सीवी में मिनिमम क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? आपकी अपनी प्रोफाइल, आप कौन है, आप कौन से शहर से हैं, आपके शहर का एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जो आइडियली उस शहर का, जिस शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं, फ़ोन नंबर, फादर नेम, CNIC, मतलब ये कुछ बेसिक डिटेल है, उनको प्रेजेंट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी में, और वो ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पता क्या होता है,
मैं एक ऐसे इदारे को सर्व कर सकूं जो पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और मैं उस इदारे से सीख सकूं। मतलब वो ऑब्जेक्टिव अपना नहीं, आपने मसाले ऐड करके ना वो यू एटीट्यूड पे जाना होता है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जैसे वो कहें यार कमाल बच्चा है, ये तो आग लगा देगा इधर आके। तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव। फिर आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, मैट्रिक में क्या था, एफएससी में क्या था, इसमें भी जो रीसेंट होता है वो ऊपर लिखना होता है, बाद वाला नीचे। अगेन सीवी के अपने कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो एक डॉक्यूमेंट में भी हैं, और इस पे हम एक सेपरेट सेशन विद स्पेशलिस्ट भी रखते हैं जो कि कोर सीवी स्पेशलिस्ट है। मतलब मैं वो सर दर्द पाँव दर्द के मोटे मोटे मसले आपको बता दूंगा, लेकिन बेहतर ये है कि एक स्पेशलिस्ट जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको रिफाइन कर सके। और अब तो चैट जीपीटी टाइप के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं, तो आप उनसे चीज़ें वो कर सकते हैं। सर सीफैप की पढ़ाई कब से स्टार्ट करें? सीफैप की पढ़ाई, सीफैप के बारे में तो बातें ही नहीं करनी। मतलब एक दफ़ा फर्म में आप ऐसे पहुंचे कि फर्म ने कहा अब हम आपको 1-2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, एक टिक लग गया। अब सोचें कि क्या करना है, किस तरह से करना है। हम लोग उस पर जैसे ये काउंसलिंग सेशन है ना, उस पर भी एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं, और आपको जान की हैरत होगी हम कब रखते हैं। आज क्या है, सितंबर, हम 27 दिसंबर को जाके करेंगे। हम दरमियान में आपको नहीं परेशान करेंगे, बहुत आसान है। पता है, मैं आज से 15 दिन बाद अगर कह दूंगा आज सीफैप के दाखिले ले लो, तो आप पागलों की तरह दाखिले ले लेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा होगा ज़िंदगी में क्या करें। इस टाइम पे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। मसला ये कि हमें कारोबार नहीं करना आता, ठीक है। हम थोड़ा मतलब बेचना शायद नहीं आता, शायद ज़रा ज़्यादा एथिकल होने के चक्कर में कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना है, रिजल्ट के बाद फर्म में जाने का। जब आप सेटल हो जाएंगे, यस ये फर्म हो गई, तो फिर अगर ये टाइम 27 दिसंबर से पहले है, तो पिछली दफ़ा का हमारा वो काउंसलिंग सेशन हमारे यूट्यूब पे पड़ा होगा, उसमें मैंने थ्रू आउट गाइड किया हुआ है। पेपर कौन से उठाने चाहिए, शुरू में क्या, पहले 6 महीने क्या करना चाहिए, फिर 6। तो ये देखें ना, जब आज इतने से टॉपिक पर मैंने 2.25 घंटे गुजार दिए हैं, तो सीफैप काउंसलिंग में भी तकरीबन इसी वो 3 घंटे तक जाता है सेशन। अब आप बड़े हो रहे हैं ना, अब आप आदी हो चुके हैं ज़रा तगड़े तगड़े लेक्चर्स अटेंड करने के। जी सर अगर लेट्स जी, कहाँ से आवाज़ आ रही है जी? सर अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता एक पेपर रह जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप करनी चाहिए? अगर एक पेपर रह जाता है, नंबर 1, नंबर 2 आपको को बहुत ही तूफ़ानी फर्म ऑप्शन दे देती है। ऐसी तूफ़ानी फर्म कि आप कहते हैं यार दोबारा मैं इसके तो दूर से भी नहीं गुजर सकूँगा, और एक पेपर रह जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक बहुत ही बेचारी कमज़ोर सी फर्म हो और आप कहें चलो मैं इसमें टांग फंसा बैठा हूँ, तो मैं फर्म के साथ पेपर पास होना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप एक अच्छी फर्म में टांग फंसा चुके होंगे तो फिर आप मोटिवेटेड होंगे उस पेपर को टाइम से क्लियर करने में। इस्लामाबाद में एक टेंडेंसी है, फर्गूसन, KPMG वगैरह लोगों को पार्ट क्वालिफाइड भी रख लेते हैं, 1-2 पेपर रहते हैं। समटाइम क्या होता है, 2 साल बाद भी उन बच्चों के वही 1-2 पेपर रहते होते हैं, तो फर्म के साथ मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा तब करें, नंबर 1 जब आपको फर्म बहुत अच्छी मिल रही हो, नंबर 2 वो ये कहें कि हम आपको लाजमी रजिस्टर करेंगे। ऐसा ना वो कहेंगे अभी आपकी इंटर्नशिप है, 6 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई करना फिर देखेंगे, फिर तो वो मजाक है, वो तो सिर्फ मुफ्त का नौकरी है। तो फर्म बहुत अच्छी हो, कंफर्मेशन दे रहे हो आपको, और आप इस बात पे तैयार होंगे आपने पढ़ाई को अच्छा टाइम देना है, तो एक पेपर, एक से ज़्यादा नहीं। अगर 2 पेपर रहते हैं फिर ये वाला ये काम नहीं करना। जी मोटे मोटे सवाल। सर कवर लेटर ज़रूरी है सीवी? क्या सीवी के लिए कवर लेटर ज़रूरी है? अगेन उस डूज एंड डोंट्स में हमने बताया कि कब कवर ज़रूरी है कब नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पोर्टल पे सिर्फ सीवी, उन्होंने कहा यहाँ अपलोड कर दो एक डॉक्यूमेंट, तो उतना काफ़ी है। अगर किसी जगह आपने फिजिकली सीवी जमा करानी है तो एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है कि कैसे करके फाइल सी हो, सस्ती सी आपने ली भी हो, उसमें कवर लेटर भी हो। तो ये डिपेंड करता है कि ये फिजिकली अगर मांग रहे हैं तो कवर लेटर अच्छा, मतलब उसका इफेक्ट अच्छा है थोड़ा सा। जी जी, रिजल्ट से पहले ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा, रिजल्ट से पहले आपको कोई बुलाएगा भी नहीं, ठीक है। ये इंडस्ट्री वाले इस तरह से नहीं करते। इंडस्ट्री वाले तब करते हैं जब वो कंफर्म होते हैं, जब जो उन्होंने ज्वाइनिंग देनी होती है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना, ये मजाक नहीं करते, ये खेलते नहीं है लोगों के साथ। हाँ, अगर कोई वैसे आपसे कह रहे हैं यार आ जाओ पार्ट टाइम 1-2 महीने की जॉब कर लो, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं हमारे पास आके जॉब कर लो, क्यों अपनी खुशी के कातिल हैं? ये 2-2.5-3 महीने नहीं आने दोबारा, इस टाइम को तो सुकून से गुजार लेना। मैं बता रहा हूँ ये टाइम दोबारा नहीं आना कभी, इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी लाइफ में कभी, और बगैर पेपरों के। इन 3 महीने में पेपर तैयार नहीं करने, सिर्फ स्ट्रेस लेना है डेली। फेसबुक पे जाके पोस्ट करनी है एनोनिमस पार्टिसिपेंट बन के कि हर दिन मेरा दिल करता है मैं दीवार पे टक्कर मारूं तो क्या करूं, किस तरह से। और कुछ नहीं तो फेसबुक के मायूस लोगों को ही थोड़ा हौसला दे दिया करें। जी सर सपोज एक बच्चे का ना नवंबर में हो जाता है फॉर्म के, ठीक है, क्योंकि फर्गूसन वगैरह पहले बुला लेते हैं और उसका पीपी आपके साथ अभी ऑन गोइंग हो, जी लोग क्या करेंगे? इन्होंने एक बड़ा अजीब सा समस्या उठाई। उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें कुछ लोग फर्म जल्दी बुला लें, फर्गूसन वाले नवंबर में बुला लें, ज्वाइनिंग दे दें, और अभी आपका पीपी ना हुआ तो आप क्या करें?
मैं बहुत माजरत के साथ इस जुमले से एतराज़ करूँगा, शायद कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे, फर्गूसन वाले आपको बुलाएंगे ही नहीं क्योंकि आपका पीपी कंप्लीट नहीं है। मैं 7 महीने से लड़ रहा हूँ सबसे, कर लो पीपी कर लो, मतलब आपका स्टेटस नहीं है कैफ क्वालिफाइड का, आपका नवंबर में भी नहीं होगा कैफ क्वालिफाइड का। कैफ क्वालिफाइड तब होगा जब आपने कम से कम 3 महीने गुजारे हैं और कॉलेज के वो उतने आवर्स पूरे किए हैं और आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, देन यू आर ऑफ कैफ क्वालिफाइड। ये मैं सबको समझा रहा हूँ और कोई समझने को तैयार नहीं है। जिसने पीपी अभी तक नहीं किया उसने जुल्म किया है। इसीलिए हम इतना परेशान हो कि इसी वीकेंड से ही वो पीपी के बैजेस देना शुरू कर दिए। अभी टीचर से मैंने बात नहीं की हुई, हमने बैज अनाउंस किए हुए हैं कि कम से कम बच्चों को जल्दी से जल्दी हम कर सकें। सर जी, अगर MFA और FR2 80% हो गया हो तो पास होने का चांसेस कितने %? लें जी, इन्होंने कहा अगर MFA और FR2 80% हुआ हो तो पास होने के कितने कितने चांसेस है। असल में ये एक वेरिएबल नहीं है, मल्टीपल वेरिएबल होते हैं। चलें, अगर आप एक पेपर बहुत अच्छा करें, अगर बहुत अच्छा करें तो कितना अच्छा, अच्छे का क्या मतलब होता है? 70%। अगर आपने सारा अटेम्प्ट किया है तो अच्छी अटेम्प्ट का मतलब आप कहेंगे मैंने 70% से ऊपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या मैं 70% तक नंबर ले सकता हूँ। 70% पे तो अब मेरिट आ जाता है। मेरिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट 70% की है, यानी ICAP मानता है कि अगर कोई बच्चा 70+ पे पहुंचा हुआ है तो अगर वो शॉर्टलिस्ट हो और वो अपनी बाकी सब लोगों में ऊपर हो तो वो मेरिट ले लेगा। तो इसका मतलब है 70 नंबर बहुत बड़ी बात है 100 में से। अब जिसने अटेम्प्ट 80 का किया होगा, 80 का 70% कितना होता है? 56। तो 80 का अटेम्प्ट करने वाला अगर मेरिट सर्टिफिकेट कैलिबर का बंदा है तो 56 नंबर तक पहुंच रहा है ना? खतरनाक मामला, मैथमेटिकली बहुत खतरनाक है। लेकिन अब मैं हकीकत बताता हूँ, जिसने मेरिट लिया उसने 80 में से 70 लिया, ऊपर की 20 उसकी भी डामाडोल थे। तो ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिकली स्प्रेड हुआ होता है। मैंने बहुत ज़्यादा मैथ चला दी कि 70 का 80% इस तरह से करके, लेकिन बहरहाल अगर किसी का 80% अच्छा हुआ है तो उसको दुआ करनी चाहिए डेली अल्लाह से कि या अल्लाह मेरी काविश को कबूल कर, मैं जो कर सकता था अपनी बिसात में रह के मैंने कर दिया है, तू मालिक है, तू बड़े बड़ी इम्पॉसिबिलिटीज़ को वो कर देता है, दरिया में रास्ता बना लेता है। तो इस गरीब की भी थोड़ी सी सुन ले, और सबसे अच्छी दुआ ये होती है कि मेरे हक़ में वो हो जो बेहतर हो। तो कोई पता नहीं फेल होना बेहतर हो, कोई पता नहीं पास होना बेहतर हो। तो आप जो कर सकते हैं वो दुआ है, और बाकी क्या कर सकते हैं, उस अनसर्टेनिटी की हालत में रहते हुए हल्की हल्की सी फर्म की कोशिश करते हैं, रिजल्ट के बाद सर्टन हो जाए तो कोशिशें थोड़ी सी बढ़ा दें। जी भाई। नहीं, 3 महीने, आप जिस दिन रजिस्टर होते हैं ना उसके 3 महीने का काउंटर चलना ज़रूरी होता है। आप पढ़ जल्दी सकते हैं, आप 1 महीने में, आप 15 दिन में उसके 70 आस पढ़ लें, बट 3 महीने की एक लिमिट होती है। तो MS ऑफिस को हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि आप जिन दिनों में जो आखिरी अटेम्प्ट के पेपर देने वाले हो ना, उससे महीने पहले रजिस्टर हो जाए, वो महीना अगला महीना काउंटिंग में आ जाए, तीसरे महीने में आप जल्दी जल्दी से उसकी अटेंड कर लें। लेकिन इस वक्त जो स्टार्ट करेगा, जिस दिन स्टार्ट करेगा वहाँ से उसके 3 महीने काउंट होंगे। और ये 3 महीने तो मैं कह रहा हूँ ना, 7 दिन का प्रोसेसिंग टाइम प्लस माइनस ICAP की तरफ से हो जाता है सर्टिफिकेट की नंबर इशुएंस में। जी जी, फर्म बैकडेट पे भी रजिस्टर कर लेती है। यानी आप फर्म के पास जाएं और आपने टाइम गुजारा हो तो वो आपको 2 महीने प्रोबेशन का टाइमलाइन होता है। अगर उस दौरान आपका पीपी आपके पास आ गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। लेकिन सुनने तो सही, एक तरफ कुछ फर्म वाले बैठे हैं जिनके नखरे बहुत हैं और वो बात बात पे बच्चे को रिजेक्ट करके आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए ऊपर की लॉट उठाना चाह रहे हैं, और आप कहें मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपने उन्हें मौका दे दिया ना। मैं ये नहीं कह रहा उस बंदे को नहीं मिलेगा, लेकिन अब जैसे ये फर्गूसन टाइप की फर्म है, आसान बहाने है उनके पास, वो कहेंगे जी हमारे पास रेफरेंस 150 बंदों ने रेफरेंस लगवाया हुआ है। आपको रेफरेंस भी होगा ना तो आप कहेंगे जी इस बच्चे से पूछें तो सही, इसका तो कैफ ही नहीं कंप्लीट, एक दाग तो लग गया ना। ये इस चीज़ से बचने के लिए हम कब से कंपेन करते आ रहे हैं अपने कॉलेज में, बार बार ग्रुपों में मैसेज, बच्चों को लगता था शायद हम अपना पीपी बेचना चाह रहे हैं, हम उन्हें कह रहे होते थे भाई क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, ये पीपी कंप्लीट कर लें अपना। जी तकरीबन 30 से 50 के दरमियान पर फर्म औसतन। किसी टाइम में पता लगता है KPMG ने 70 रख लिए तो फर्गूसन ने 28 रखे, कभी पता लगता है फर्गूसन 40 तक पहुंच गई KPMG, लेकिन KPMG इस वक्त फर्गूसन से थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे रख रही है। इस दफ़ा का किसी के पास स्टैट है, आपको आइडिया है कि इस दफ़ा कितने बच्चे थे? 50 के राउंड अबाउट एवरेज दोनों फर्म्स की। KPMG 50 के आसपास।
ठीक है, ये कहना ही चाह रहे हैं कि पहली दफ़ा उन्होंने मेरिट पे रखे, उसके बाद 15-20 मज़ीद। जी सर मतलब जिसके एमएस ऑफिस रहता है वो नवंबर में डिस्कस नहीं हो सकेगा मतलब नॉर्मल जिसका एमएस ऑफिस अगर रहता है तो वो फर्म वाले उसको रजिस्टर कर सकते ही नहीं हैं। मतलब अब बैक डेट पे भी जाने की एक लिमिट है ना, वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो दुख है जो हम शेयर करते रहे हैं सबसे। मतलब दिसंबर के बाद दिसंबर तक मिलेगा। जिनका सर्टिफिकेट नहीं है उनकी वो चांस ख़त्म हो गया है कि उनको उनकी अटेम्प्ट बच जाएगी। खैर अटेम्प्ट बचने वाले भी थे भी बड़े थोड़े से ही। तो अब मतलब वही बात है ना कि मैं ये दुख बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ। फैक्ट ये है कि जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा अपने पीपी के बारे में उन्होंने काफ़ी गलत किया है, और जो अभी भी सोच रहे हैं कि चलो ज़रा घर की सैर कराते हैं, 2 ढाई 3 हफ्ते बाद सोचेंगे, बैठ के देखेंगे, तो टेक्निकली वो फिर उससे अगली अटेम्प्ट की इंडक्शन को प्लान कर रहे हैं। ऐसा मत करें। अगर एमएस ऑफिस नहीं किया तो आज के आज जाके किसी भी जगह कहीं पे भी उनसे कहें जी मेरा ये आप नोट कर लें। क्या करते हैं कॉलेजेस आपके नाम लेते रहते हैं, जब 30 इकट्ठे होते हैं आईकैप को भिजवा देते हैं, टाइम काउंटर चलना शुरू हो जाता है। एमएस ऑफिस का बैच जल्दी भरता है तो उसका हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं आईकैप को चीज़ें जारी होती हैं। पीपीई में पूरा एक फिजिकल बैच ने एक प्रॉपर तरीके से बनना होता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में 1-2 सवाल लेके नमाज ब्रेक की तरफ चलें, नहीं तो वाकई फिर हम मगरिब के जोन में दाखिल हो जाएंगे। जी जी कितना टाइम ड्यूरेशन या कितने टाइम से कंसीडर की जाती है पीजी गुड है या 3 अटेम्प्ट बहुत आइडियल, 5 तक गुजारा हो जाता है। 5 से ऊपर जो है ना फिर डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, फिर रेफरेंस वाली साइड पे ना ज़रा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ जाती है। टाइम ड्यूरेशन ही मैंने अटेम्प्ट्स बता दी ना। जी जी क्या चीज़ जी, क्या 30 नवंबर तक बिग 4 कर लेते हैं? फर्गूसन के मूड पे डिपेंड करता है, कभी टाइम पे रजिस्टर कर लेती है कभी नहीं। केपीएमजी कभी ऐसे 2 महीने से ज़्यादा नहीं। जी अच्छा, एक काम करते हैं, वही वाली बात है कि फिर मतलब नमाज से हमें क्लैश पड़ जाएगा। 6-15 पे इकट्ठे होते हैं दोबारा, और सेकंड सेशन जो हमारा फर्म से रिलेटेड है उसकी बात करते हैं, और उसके साथ उसका अपना क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। तो ब्रेक पे जाते जाते जो सवाल पूछ लें सो पूछ लें, अदरवाइज सवाल खत्म होंगे तो ब्रेक शुरू हुई है। 6:15 हम ब्रेक से वापस आएंगे नमाज से, ताकि मगरिब से पहले पहले हम कुछ तो मजीद ऐड ऑन कर सकें। हाँ अच्छा, हाँ ये कैफ की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ, ये कैफ की अटेम्प्ट्स का जिक्र हो रहा है ना ओवरऑल। जी मैं वो आपको बताया ना 85% लोग रेफरेंस लगवा रहे हैं, तो ज़्यादातर आवाज़ क्या आएगी? अच्छा, फिर आवाज़ इतनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी घबरा के एटलीस्ट रेफरेंस लगवा रहा होता है, तो उसे नहीं पता लगता कि वो मेरिट पे हुआ है या रेफरेंस पे हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को एक प्रिविलेज मिल जाती है, वो कोटा कम है लेकिन आपको चांस मिल जाता है। जिनके 3 पेपर रहते हैं, हाँ नहीं असल में देखें जिनके 3 रहते थे वो रिजल्ट पे भी बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की थी, तो हमने कहा था आप सैटरडे संडे टाइप का इस तरह का देखिए जितना जल्दी शुरू कर दें ताकि उतना जल्दी सर्टिफिकेट तो हाथ में आए ना, रादर देन। इसीलिए तो हम घबरा के अभी जो रेगुलर बैचेज हैं वो हमारे अक्टूबर में स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाले बैचेज हमने अभी से ही बहुत ज़्यादा देने शुरू कर दिए हैं। इंडक्ट कर लेगी, रजिस्टर नहीं करेगी, लेकिन इंडक्ट कब करेगी? अगर उसका इरादा हुआ, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे वो इनकार आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बड़े तगड़े रेफरेंस से भी गए ना, तो वो उस बंदे को कह देंगे यार तुम जिस बच्चे की बात करो उससे पूछो तो सही, आप तो कच्चे पड़ गए ना, तो आप तो कागज़ों में कैफ क्वालिफाइड ही नहीं है, तो कहेंगे यार कैफ क्वालिफाइड नहीं है मैं इसको कैसे रख लूँ अपने पास। दिसंबर जनवरी में नहीं, यानी कि देखिए हम अगर 18 सितंबर के बैच की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली 18 दिसंबर का है। आईकैप के प्रोसेसिंग टाइम को देखें तो 21-22 दिसंबर तक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। मीनवाइल शायद कुछ ऐसी फर्म्स हों जो ये ऑप्शन दे दें कि ठीक है आप आ जाओ, वो जो हमारा 2 महीने की प्रोबेशन है उसके बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन ये एक
एक वो तो है ना, एक नेगेटिविटी तो है जिसमें थोड़ा सा फंस तो जाते हैं ना। नहीं, ये चांस नहीं है। फर्में इतनी है ना, असल में लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, ऊपर की 50-60 में करते हैं, नीचे वाली फर्में तो वो करती रहती हैं अपनी, हमें तक कहते हैं कि अपना नोटिस बोर्ड पे लगा दें, हमारे पास बच्चा कोई नहीं आ रहा। सर ये जो 3 से 5 का क्या है, जी? 3 से 5 का है, ये वो 19 फिल्म का है कि ओवरऑल का है? असल में बेहतर फर्म में जाने का, वरना जो बाकी फर्म्स हैं वो तो 17 अटेम्प्ट वाला भी बैठा हुआ है। वो तो मतलब कहने का मतलब है कि वो फिर इजीली, फिर बंदे को खुद समझ जाना चाहिए ना कि मैंने किधर जाना है। ये बुरा नहीं है कि ज़्यादा अटेम्प्ट लगी, बुरा ये है कि एक्सपेक्टेशन फिर भी गलत बनाई हुई है। तो एक्सपेक्टेशन तो सीधी की जाए ना। असल में देखें, ये हर बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल कुछ को बैंकिंग सेक्टर पसंद है, मैं बैंक शायद रिकमेंड ना करूं। अब मेरे अपने कुछ मसलों मसाइल हैं। मैं PTCL को अच्छा मानता हूं, मैं यूनिलीवर को अच्छा मानता हूं। ये इनकी सीमेंट के अंदर मैपल लीफ है, ये फातिमा ग्रुप अच्छा है। असल में फातिमा ग्रुप का इस वक्त जो कंपनी है ना, ये या जो उसके सेटअप हैं, या ख़ास तौर पे निशात के जो सेटअप हैं, ये वो हैं जहाँ पे मारधड़ वैसी बहुत है। जैसे निशात पावर या निशात चुनिया वगैरह में वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही लेट सेटिंग है, वहाँ सारे फर्म वाले ही बैठे हुए हैं। तो वो मतलब ये फातिमा, निशात वगैरह, ये इनके अभी बहुत अच्छे यूनिट्स इसमें नहीं आए हैं। कुछ इनके बेहतर यूनिट्स होते हैं, कुछ बेहतर इदारे होते हैं, उसमें ज़रा चांस ज़्यादा होता है। असल में फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, कब वो आएंगे, कब रजिस्टर होंगे, कब वो ओपन करेंगे, आप उसमें ना पड़ें। जो आज है उस पर कैलकुलेशन, आर्टिकल्स के बाद तो फिर तो वो तो फिर मतलब वो तो फिर एक अलग डिबेट है ना। वो इस वक्त का टारगेट नहीं है, गलत टाइम पे गलत सोच रहे हैं ना। इस टाइम पे आगे का सोचेंगे तो परेशान होंगे, इस टाइम पे जो सामने प्रॉब्लम है वो सोचनी है। जी, बेहतर यही होता है। हमने फिजिकल चला के भी देख लिया है, क्योंकि वो गेम ही स्क्रीन की है कि स्क्रीन पे एक्सेल चल रहा है, स्क्रीन पे बातें चल रही हैं, तो टीचर को तो उसमें देखना ही नहीं है। टीचर की प्रेजेंस, तो टीचर गायब भी हुआ होगा ना, तो वो उनके लिए टीचर काम का नहीं है। उनके लिए काम का है कि स्क्रीन पे कौन सा मेन्यू किस तरह से चल रहा है। अगर लाहौर में आपको टॉप 10 में या टॉप 15 में मिल रहे और आपको सिर्फ 2-4 फर्म आपको बेहतर मिल रही है, तो उसको मूव करना चाहिए। अगर आप लाहौर के नहीं हैं तो मूव कर जाना चाहिए, और अगर लाहौर के हैं तो फिर अपने घर में होने का अपना एक कंफर्ट जोन है। उसके फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो मेरी प्रेफरेंस नहीं है। मैं किसी और वजह से, मतलब सूद की वजह से मुझे थोड़ा सा उससे, लेकिन अभी इसमें इस्लामिक बैंकिंग भी आई है, मतलब मिज़ान भी बीच में इन हुआ है, तो इस्लामिक बैंकिंग मतलब मुझे थोड़ी सी समझ आती है। मैं वही कह रहा हूँ, ये पर्सनल बाइज्ड है। बैंकिंग तो एक पूरा इंडस्ट्री है ना। बैंकिंग में मूवमेंट है, बैंकिंग में बड़ी सैलरीज हैं। बैंकिंग पाकिस्तान दुनिया, ये मतलब वन ऑफ द, पाकिस्तान में इस वक्त वन ऑफ द प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री जो बच गई हैं उनमें से एक बैंकिंग है। तो बैंकिंग बीइंग इंडस्ट्री तो बहुत लुक्रेटिव है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मेरा उसके बारे में नज़रिए कुछ और वजह से गड़बड़ है। अगर सवाल पूछनी थी तो आप बैठ के भी पूछ लेते आप। ज़ाहिर है, देखें बात ये है कि आप पहले सेलेक्ट करेंगे उसमें जिसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिलेक्शन करनी है। एक आप हैं, एक वो हैं, उन्होंने तो शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। तो पहले कोशिश करें जो आपको पसंद है आप उधर जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक स्टेप नीचे आएँ, फिर बाकियों में अप्लाई करें। तो इंटरनेशनल, जिसकी इंटरनेशनल ऑब्वियसली एफिलिएशन या रिकग्निशन है, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है। अब ये ना हो कि बाहर एक छोटा सा एक सेटअप हो और पाकिस्तान में आप SNGPL को ये कह के छोड़ देंगे तो पाकिस्तानी नाम है। अब SNGPL एक बहुत बड़ा इदारा है, और मतलब ऑयल एंड गैस में पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जॉइंट है। तो दुनिया में आप सऊदीया में जाके अगर कहें कि मैं पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस वाले उसमें हूँ, तो मतलब और अच्छी खासी नौकरी हैं। मिडल ईस्ट सारा भरा हुआ है ये ऑयल एंड गैस की नौकरियों से। अलग अलग टाइम पे आते हैं इंडक्शन प्रोसेस, यानी कि फर्म वाले इस वक्त तकरीबन सारे एक टाइम जोन में, इंडस्ट्रियाँ बीच बीच में आती रहती हैं। कि अभी पिछले कोई 10 दिन पहले भी किसी ने अपनी इंडक्शन डाली हुई थी। जो कराची का आपने बताया है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो फर्म्स के आपने बताए थे। कल्चर ओवरऑल वहाँ लोगों के, क्लाइंट के कल्चर, आपके अपने जो मेट्स हैं उनका कल्चर, आपके फर्म या पार्टनर को आपको डील करने का जो वो है, सब कुछ बदल जाता है। मतलब ये कल्चरल बैरियर है। अगर आप ढीठ बन जाएं और आप कहें ठीक है यार जो भी है बस मैंने करना है, तो सर्वाइवल है। लेकिन ये कि ये वो एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं जो पहले ज़िंदगी में नहीं थे, तो तकलीफ़ थोड़ी बढ़ जाती है उसकी वजह से। जो इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करता है वो फिर मोस्ट प्रॉब्ली उसी इंडस्ट्री में रह जाएगा।
चेंज कर सकता है, लेकिन वो फिर ज़ीरो से शुरू होगी सारी कहानी। तो वो फर्म वाला भी तो ज़ीरो से शुरू कर रहा था। तो इंडस्ट्री, इसलिए इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते वक्त अगर आपके पास चांस हो तो फिर वो इंडस्ट्री जो पसंद भी हो और जहाँ बंदा कहे कि यार ठीक है यहाँ जॉब चलती रहे। सर एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि इंडस्ट्री वाले जो होते हैं वो यानी बिल्कुल जीरो लर्निंग होती है एट द एंड, तो ये सही है? नहीं जी, इन्होंने कहा एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि इंडस्ट्री में ज़ीरो लर्निंग होती है। आपने अल्टीमेटली नौकरी कहाँ करनी है, वहीं। तो आपको जो स्किल चाहिए या उनके म्यार का जो काम चाहिए वो वही सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हाँ, इधर डाइवर्सिफाइड लर्निंग है, ये प्लस है फर्म में। वहाँ पे एक ही फील्ड की है, लेकिन एक ही फील्ड की फिर बहुत गहराई की है। आप ऑयल एंड गैस में तो उसकी गहराइयों में उतरे हुए हैं। सर रियलिटी बेस पे हम जानना है कि इस वक्त जो बड़ी फर्म है उनमें कितने % ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से करेंगे? 10%। बाकी सारे सवाल असल में बात ये है कि टोटल बच्चों में कितने % हैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, ये भी तो देखिए ना। उनमें से मेजॉरिटी बगैर रेफरेंस के हो जाती है। वही वाली बात है कि अगर वो गड़बड़ ना करें, लेकिन वो होते इतने कम है कि नज़र नहीं आते। तो 90% बच्चा बोलता है कि मैं रेफरेंस से आया हूँ, तो 10% बोल ही नहीं पाता कि उसका कोई रेफरेंस नहीं था। सर जब इतने रेफरेंस है तो फिर हम रेफरेंस क्यों नहीं यूज़ करें? ठीक है, अब वही वाली बात है कि ये फिर एक जो सोशल वो हो गया ना, ये ऐसी है कि हम कहें पाकिस्तान में सारे टैक्स चोरी करें, मैं भी चोरी कर लूँ। इसमें ये फिर ये ना बात फिर इखलाकी उसकी है कि आप कौन से दर्जे पे ईमान के और आप किस हद तक अपने आप को कितना, मतलब ये एक ऐसी सब्जेक्टिव डिबेट है जिसमें मतलब ना फिर हाँ ये टोटल ये हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस है। हो सकता है आप भी सही कह रहे हो सकता है ये भाई भी सही कह रहे हो सकता है ये बिल्कुल ना जाएं, हो सकता है आप बिल्कुल अवेल करें, और दोनों अपने अपने नज़रिए में शायद सही हो। तो ये एक बड़ा ना सब्जेक्टिव इशू है। ऐसे का एथिकल डिलेमा बन रहा है। हाँ ऐसा ही है। सर आपने कहा बट यू आफ्टर बिफोर इंडक्शन आपने कहा था कि स्पेसिफिक स्किल या सॉफ्टवेयर। हाँ अब ये देखें ना, ये पहले तो ये एक तो ये 2 स्किल्स हैं। जिसके पास ये नहीं है उसको तो ज़िंदगी आसान हो गई। जिसके पास ये हैं वो उससे आगे जाएगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को। फॉर एग्जांपल इस वक्त जैसे चैट जीपीटी काफ़ी मशहूर हुआ है, वो क्या करता है आपकी ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करता है। आप मुख्तलिफ़ तरह के उससे सजेशन लेते हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, उनके अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ों के उसमें राय, यानी कि आप उसके साथ गूगल पर सर्च करने से बजाय आप चैट जीपीटी के साथ ख़तों किताबत करते रहते हैं और वो आपको बड़ी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, बड़े इवन आप उसके लाइफ प्लान्स पूछ सकते हैं, अपना स्टडी कैलेंडर बनवा सकते हैं, अपने वेरिएबल तो आप उसके साथ देखते हैं, तो आप उसमें डेवलप होते हैं कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ। फिर आप इंटरनेट पे देखते हैं कि इंटरनेट पे क्या क्या काम मिल सकते हैं। मैं इसलिए वो सजेस्ट नहीं करा कि फर्म में मना होता है। अगर फर्म वाले मना ना करें तो मैं इन सारे लोगों को फ्रीलांसिंग पे लगा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं एथिकली नहीं कर सकता, मेरे प्रोफेशन ने मना किया हुआ है। कुछ सीनियर ये भी कहते हैं कि बेटर ये है कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आपने कोर्सेज किए हुए हो, सीवी पे थोड़ा सा वेटेज। असल में बस थोड़ा सा ही वेटेज होता है। वो वही बात है कि अगर आप अटैम्प्ट ज़्यादा हों और कोर्स वगैरह किए हो, क्योंकि जो फर्म है ना, फर्म ने आपको कोरे से पकड़ के और डेवलप करना है। तो हर्ज कोई नहीं, अगर इस तरह का कोर्स आसानी से मिल जाए, ऐड हो जाए तो वो ऐड ऑन है, मतलब लेकिन शायद वो 2% है, वो कोई 50-40% वेटेज नहीं है। उस सीवी की निस्बत थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा जिस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं, और इधर आपने अगर ये कर दिया तो सर ये फर्म जो है साइड में कब से रोकते हैं? फर्म रोकती हैं। वो आईकैप के बाय लॉस में मना है, आप आर्टिकल्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते अर्निंग के लिए। सर ये स्टार्टअप वगैरह म्यूचुअल फंड्स में करते हैं या क्रिप्टो का वो बिज़नेस है, वो बिज़नेस है। अगर वो चल रहा है तो उसमें एक दफ़ा बाय लॉ ज़रा ध्यान से पढ़ लें, बहुत पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। सर उन्हें किस तरह पता चलेगा कि मैं तो बस फिर मुझे भी ना पता लगने दें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो बीइंग अ मेंबर ऑफ आईकैप, मैं तो वो बोलूँगा ना जो कागज़ पे लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं आईकैप का मेंबर ना होता ना, बहुत सारे टीचर्स को ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, फाइनलिस्ट हैं, जो मर्ज़ी बोल दें, मैं पाबंद हूँ। वरना मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं सब लोगों, कमरे में मौजूद सब लोगों से कहूँ और तुम लोगों को स्किल सिखा दें, और फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, और ये चीज़ पकड़ो, आओ ऑस्ट्रेलिया का काम पकड़ते हैं और फलाना काम पकड़ते हैं। इन लोगों का दिल ही नहीं करना फर्म में जाने का। हर बंदा 40-50 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर दे, लेकिन वो नहीं, मतलब जाहिर है जो एक बंदे को शॉर्ट टर्म में अगर पैसा नज़र आए ना, वो फर्म छोड़ देगा। वो आप निकालेंगे ना, आपने ध्यान से, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ आपने ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या गुंजाइश है। मैं वो सजेस्ट नहीं कर सकता वो गुंजाइश। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में हमने ब्रेक के बाद वाला भी जो है ना वो कर लिया। आप उस